गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आज हमारा चैप्टर है 7 मानव व्यवसाय और प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। तो देखें आप कि मानव जो है वह आदिम काल से प्राथमिक व्यवसाय जिसमें कृषि और पशुपालन से वो जुड़ा रहा है। विगत लंबे समय तक उसने कृषि कार्य किए, साथ में पशुपालन का कार्य किया। इस वजह से वो नियमित तौर पर स्थायित्व रहने के लिए उसने स्थायित्व कायम किया, सभ्यताएं विकसित हुई। तो ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य ने समय समय पर मनुष्य करता है, आया है और आज भी करता रहा और आगे भी करता रहेगा, यानी नियमितता उसकी बनी रहेगी इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यताएं हैं, ये आदान प्रदान है, ये क्रियाएं हैं, ये सब मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। और मनुष्य ने अपने इन क्रियाओं को लंबे समय से जिया है और वो जी भी रहा है। इस पाठ के अंदर, इस अध्याय में हम मनुष्य के वे व्यवसाय, वे क्रियाएं जिनसे मनुष्य अपने अर्थोपार्जन करता है, व्यवसाय उन क्रियाओं के माध्यम से वो धनोपार्जन करता है, पैसा कमाता है, इन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसके प्राचीन समय में जो इसके द्वारा होती थी, कार्य किए जाते थे, उसके बारे में हम थोड़ी सी एक नजर डालेंगे। उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि मानव का जो व्यवसाय है वह विकास के साथ साथ उसके कल्चर को भी बदलाव लाता रहा। क्योंकि हमने देखा कि प्राचीन समय में जो सभ्यताएं जहां जहां स्टेब्लिश थी, उन सभ्यताओं के बीच में एक व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से ही आदान प्रदान होता था। बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जो किसी पर्टिकुलर किसी एक जगह पर मिलती थी और व्यापार के माध्यम से दूसरी जगहों तक पहुंचती थी। तो उसके साथ साथ कल्चर भी पहुंचता था, सांस्कृतिक रीति रिवाज भी पहुंचते थे। हम कहते हैं कि हमने इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, उन सभ्यताओं में ये बताया भी गया है कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी वस्तुएं मिली, वहां पे लोगों का पहनावा कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, और उनके संपर्क में जितने भी आर्थिक व्यापारी जो आए, उन्होंने वहां से वस्तुएं तो परचेज की, साथ ही वहां की संस्कृति को भी दूसरी जगहों पर वे लेके गए। चाहे जितने भी नदी घाटियां हैं जिनके अंदर सभ्यताएं डेवलप हुई है, हम देखें कि उनका जो पैटर्न है वो सिमिलर पैटर्न ही रहा है, लगभग एक समान पैटर्न रहा है। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए आप कि प्राचीन समय में मनुष्य जो है वह कंदमूल यानी प्रकृति के ऊपर डिपेंड था पूरी तरीके से। इस काल के अंदर मनुष्य प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। आखेट करना, वनस्पति से वनस्पति जो उसको प्राप्त हो रहे हैं उसका संग्रहण करना, उसको ग्रहण करना और अपनी आजीविका चलाना। इस प्रकार से वो हम कह सकते हैं कि ये अपने सर्वाइव कर रहा था, अपने जीवन जी रहा था। इसमें उसके बाद स्थायित्व नहीं था, उसके बाद स्थायित्व नहीं था, स्थायित्व उसके पास नहीं था, क्योंकि वो किसी जगह पर स्थायी तौर पर नहीं रहता था। वो जहां उसको जो वस्तु मिलती उसके पीछे वो भागता, वहीं से उसको प्राप्त करता, उधर पूर्ति करता और फिर वहां पे सो जाता या वहीं पर रहने लगता। तो इस प्रकार से वो एक जगह से दूसरी जगह पर घुमंतु जीवन यापन करने लगा। फिर उसने किसी जगह जब उसको लगा तो उसने वहीं के वनस्पति से कच्ची झोपड़ियां बनानी शुरू की, यानी कुछ समय के लिए
जानवरों की खालों से कुछ तंबू बनाए। तो इस प्रकार से वो वहीं पर रहने लगा। फिर समय समय पर नए नए उसके आविष्कार होते गए, पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ। तो इसने भी उसके जीवन में क्रांति लाई। फिर बात करते हैं हम प्राचीन काल की। प्राचीन काल प्राचीन काल तो मनुष्य प्राचीन काल में हमने कहा कि वह कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन करने लगा। कृषि कार्य, पशुपालन, ऐसी गतिविधियों को संलग्न रहने लगा। इसके साथ उसने क्या किया कि जो समय उसका इन कार्यों के अलावा जो बचता उसमें उसने अन्य कलाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। चाहे बर्तन बनाना या हम कह सकते हैं कि हथियार बनाना, सामान बनाना, ऐसी कलाओं में वो धीरे धीरे माहिर होने लगा। उन कलाओं अपना इस कार्य के अलावा जो समय बचता था शेष समय में वो इस प्रकार के कार्य करने लगा। हमने देखा है कि मोहनजोदड़ो जैसी जो सभ्यताएं हैं जो 25वीं सदी थी, उन सभ्यताओं को खुदाई के दौरान पता चला है कि नगरों को उन्होंने सेटल तरीके से बसाया, उनको चौड़ी सड़कें, नालियां वगैरह इस प्रकार से। तो ये सब जो चीजें उसके दिमाग में आई वो सारी इसी समय प्राचीन काल जो था इसी दौर के अंदर उसके दिमाग में घुमंतु जीवन से स्थायित्व की ओर उसका जीवन बढ़ने लगा। और स्थायित्व में भी वो पशुपालन और कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में वह निपुण होने लगा, अन्य कलाओं में भी वो ध्यान देने लगा। फिर इसी समय मिस्र के जो पिरामिड हमने देखे हैं किस प्रकार से उन्होंने उसको त्रिभुजाकार में बनाया, उसके अंदर पत्थरों को बराबर उसी शेप में स्थायी तौर पर उनको टिका कर उन्होंने पिरामिड का निर्माण किया। तो ये भी एक कला थी, वास्तुकला। तो इन सब की ओर मनुष्य का ध्यान धीरे धीरे जाने लगा। तो वो कृषि और पशुपालन के अलावा इन सब चीजों की ओर भी ध्यान देने लगा। फिर बात आई है मध्यकाल की, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल। तो मध्यकाल में देखिए आप कि 600 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी के बीच की अवधि है। 600 से लेके 1500 ईस्वी के बीच की अवधि ईस्वी के बीच की अवधि है। इस अवधि में नई व्यवस्थाओं का उदय होने लगा। किसान जो था, इंसान घूमकर जीवन से प्राचीन काल के अंदर किसान बन गया, खेती-बाड़ी करने लगा, पशुपालन करने लगा। लेकिन ये जो अवधि थी मध्यकाल, इसमें अब किसानों में अंतर आना शुरू हो गया। किसान के ऊपर जमींदार, सामंतवादी ऐसी ताकतों ने किसानों को बांट दिया। एक व्यक्ति जो खेती-बाड़ी का कार्य करते थे और एक वो जो दूसरों से खेती-बाड़ी का कार्य करवाते थे। तो ये दो वर्ग बन गए। इसमें धीरे धीरे सामंत वर्ग या जमींदार वर्ग जो था वो काफी संपन्न होने लगा, किसान को उसका मेहनताना कम होने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब एक शासक वर्ग का उदय होने लग गया था। इसी में हमने देखा कि यहाँ पर कृषि उत्पाद जो है वो अब आजीविका के अंदर न आकर व्यापारिक प्रवृत्ति में सम्मिलित होने लगे। कृषि जो उत्पाद है अब जीवन निर्वाह की खेती न होकर व्यापारिक खेती की ओर कृषि कार्य किए जाने लगे। लोग अपने जरूरतों को, उनकी जरूरतें बढ़ी तो उन्होंने अपने उत्पादों को भी बनाना शुरू कर दिया। उत्पादों में भी वेरिएशन, हम कह सकते हैं उत्पादों में विविधता पैदा करनी शुरू कर दी। अब किसान अनाज के साथ साथ अन्य व्यापारिक फसलों को भी उसका भी उत्पादन करने लगा, जो कि बाजार को मजबूती प्रदान करने वाली फसलें होती थी। साथ ही देखा कि बाजार व्यवस्था लागू हो गई। व्यापार जो था, व्यापार इस तरीके से किया जाने लगा कि व्यापार में जीवन निर्वाह की जो फसलें हैं उनके अलावा व्यापारिक फसलों को ज्यादा तवज्जो मिलने
लगी। तो एक बाजार नियंत्रित प्रणाली, बाजार प्रणाली नई विकसित होने लगी। यानी मनुष्य के जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्राचीन काल तक का जो दौर था, उस दौर में अब बहुत बदलाव आ चुका था मध्यकाल के अंदर। फिर देखें हम कि भारत में भी कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार, इस प्रकार से व्यवस्थाएं डेवलप होने लगी और धीरे धीरे मनुष्य जो है वो आर्थिक गतिविधियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया। फिर नंबर आता है आपका आधुनिक काल का। देखिए आप आधुनिक काल जो इसको हमने कैटेगराइज किया है 1500 ईस्वी से लेकर 15वीं सदी से अब तक 15वीं सदी से लेके 1500 ईस्वी से लेके अब तक का जो काल है यह आपका आधुनिक काल कहलाता है। इस काल के अंदर बहुत सारी खोजें हुई, आविष्कार हुए, नई नई आविष्कार खोजें। इस वजह से मनुष्य ने अपने आप को उन्नति की ओर धकेलना शुरू कर दिया और ज्यादा उन्नति करने लगा। तो एक प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक जो दौर चलता आया, अब उसमें और ज्यादा बदलाव देखने को मिला। हमने कृषि के अंदर उन्नत बीज, उनका रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया, उसके अंदर सिंचाई के साधन डेवलप किए। यानी मनुष्य जो कृषि कार्य आदिम काल से करता आ रहा था, उसमें अब उसको बदलाव देखने को मिले। वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा लेने के लिए उसने तकनीक में नवाचार शुरू कर दिए, कृषि कार्य में नवाचार शुरू कर दिए। फिर पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन वो करने लगा, क्योंकि अब मनुष्य ने अपने जो उद्योग थे, उन उद्योगों जो उसके उत्तम थे प्राथमिक व्यवसाय, उसके साथ साथ उसने प्राथमिक व्यवसाय से जो प्राप्त रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है, उसको पक्का बनाने की इकाइयों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया। तो अब प्राथमिक व्यवसाय के साथ साथ द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसायों का भी प्रादुर्भाव होने लग गया। यानी ये नए व्यवसाय इंट्रोड्यूस हो गए, मनुष्य के सामने ये नए व्यवसाय आ गए। क्योंकि अब उन्होंने जो व्यवसाय परंपरागत चले आ रहे थे, उन व्यवसायों में नई तकनीक के साथ और उसमें नए इनोवेशन के साथ उन व्यवसायों को और ज्यादा उन्नत बना लिया। इसमें खनिज संपदा, हम कह सकते हैं ये जो ऐसा दौर है जिसमें खनिज संपदा पे अब ज्यादा जोर दिया जाने लगा। खनिज संसाधन, खनिज प्रसंस्करण की इकाइयां लगने लगी। यानी मनुष्य ने नई टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव किसके अंदर कर दिया? प्राचीन व्यवसाय जो थे उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको उन्नत बना लिया। और हम कह सकते हैं कि जो कारखाने, छोटे कारखाने, उनका भी उपयोग अब होने लगा। तो जो व्यवसाय किसी जमाने में परंपरागत व्यवसाय के तौर पर जाते थे, अब उनको भी उन्होंने नई तकनीक के साथ हाईटेक बना लिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो मनुष्य ने जो व्यवसाय जो करता है मनुष्य, उसको कितने भागों में बांटा गया। तो ये टोटल 5 भाग है। इन 5 भाग का हम यहाँ जिक्र करते हैं। टोटल कुल ये 5 भाग है। उसमें फर्स्ट आपका नंबर आता है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। इस प्रकार से टोटल 5 भाग है। इसके 5 भाग में देखें आप कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है। तो प्राथमिक व्यवसाय में हम आगे संग्रहण, शिकार करना है, साथ ही कृषि है, पशुपालन है, ये आपके सब प्राथमिक व्यवसाय के हिस्से में है। द्वितीय व्यवसाय हम कह सकते हैं कि विनिर्माण है, ऊर्जा है, ये उत्पाद है, प्रसंस्करण इकाइयां हैं, ये सब आपके द्वितीय व्यवसाय के उद्यम है। और तृतीय व्यवसाय के अंदर, तो तृतीय व्यवसाय में परिवहन है, व्यापार है, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, ये सब आपके तृतीय व्यवसाय में आ गए। तो चतुर्थ व्यवसाय के अंदर हम काउंट करते हैं सूचना, शोध, प्रबंधन, ये सब आपके
चतुर्थ व्यवसाय में। और पंचम व्यवसाय कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाह, ये सब इस प्रकार से टोटल 5। तो देखिए आप प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? तो प्राथमिक व्यवसाय में हम कह सकते हैं आखेट, शिकार, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के हिस्से में। इसमें जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो सारा हमें कहां से प्राप्त होता है? ये सारा माल हमें कृषि कार्यों से या प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा सीधा हमें प्राप्त होता है। ये कच्चा माल हमेशा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रूप में, जैसे सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल कपास के तौर पर कृषि कार्यों से प्राप्त होगा। तो विकासशील देश या विकसित देश जितने भी हैं, वे सारे आज भी उनकी काफी अर्थव्यवस्था इसके ऊपर डिपेंड है, प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहाँ भी डेयरी फार्मिंग वगैरह जो है वो सारे प्राथमिक व्यवसाय के हिस्से में है, जिसके अंदर प्रसंस्करण यूनिट हो या निर्माण इकाइयां हो, इन सब के लिए एक रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो सारा प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरी बात कि अगर रेशो देखा जाए तो विकसित देश जो है उनमें 5% से भी कम श्रमिक जो है वे अब प्राथमिक कार्यों में लगे हुए हैं। बाकी सब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम व्यवसायों में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है विकसित देशों में। जबकि विकासशील देशों में इसका उल्टा है। विकासशील देशों में आज भी काफी मात्रा में लोग प्राथमिक व्यवसायों में ही संलग्न हैं, क्योंकि वे अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। दूसरी बात कि प्राथमिक व्यवसायों में हम कह सकते हैं कि लकड़ी काटना हो या वनोत्पाद हो, उनसे जो संग्रहण है, तो ये द्वितीयक क्रियाओं के लिए एक कहीं न कहीं रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं। इसलिए इसके अंदर जहां पर ये संसाधन परिपूर्ण है, हम कह सकते हैं जहां वनों का प्रतिशत ज्यादा है, तो वनोत्पाद के ऊपर आबादी ज्यादा डिपेंड है, तो उन कार्यों में है संलग्न, आबादी संलग्न है उन कार्यों में। विकसित देशों में भी आबादी उस कार्यों में संलग्न पाई जाती है। साथ ही हम देखें कि आज का एक दौर चल गया है कि डिब्बाबंद भोजन जो कि फर्स्ट लाइफ जो जीते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उस तरीके से दिन भर वर्किंग आवर्स उनके ज्यादा है, तो उस कार्यों में जो संलग्न लोग हैं, तो उनके लिए खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति है, उसकी जो यूनिट है, वे यूनिट जितने भी हैं, वे सारी यूनिट आज भी प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर ही डिपेंड है। साथ ही इन व्यवसाय में जो मानव जाति है, उसका बहुत बड़ा वर्ग इन्वॉल्व होने के साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि उसका जो ये वर्ग जो बहुत बड़ा इन्वॉल्व है मानव जाति का, तो प्राथमिक व्यवसायों के अधिकता के कारण वे अपने आप को सर्वाइव करने में सफल है। हमारे यहाँ भी भारत के अंदर भी करीबन 60% आबादी आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, लकड़ी काटना हो या आखेट करना हो या वनोत्पादों को संग्रहण करना हो। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि विकासशील देश आज भी संलग्न है और विकसित देशों में कुछ प्रतिशत इन कार्यों में संलग्न है। अब ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जिसके अंदर भूमि का जो उपयोग है वो प्राथमिक व्यवसायों में है। उसमें आप देखें कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं, जिसमें अमेजन कांगो वगैरह जो है, या आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश जिसमें पूर्वी भारत वगैरह, ये ब्राजील वगैरह, ये जो देश है, इनकी काफी आबादी जो है वो इन कार्यों में संलग्न है अभी भी। मुल्सुल में भी सारा अरब है, थार है, मध्य एशिया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, कालारी है, इसकी भी काफी मात्रा में जो आबादी है वो सारी किसके अंदर संलग्न है? प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, क्योंकि वहाँ वीर निर्माण जैसी इकाइयां वहाँ नहीं है इतनी। तो बहुत सारा मैक्सिमम जो वर्ग है, बड़ा वर्ग है, वो सारा इस कार्यों में संलग्न है। शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी उत्तरी चीन, उत्तरी प्रदेश, ये जो है पूरे एक हम कह सकते हैं पूरी फहरिस्त है
शीत प्रदेश में टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश में जो एस्किमो मिल जाती है, तो वे लोग भी किस कार्य में संलग्न है? प्राकृतिक व्यवसाय में संलग्न है, शिकार करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भी इसी प्रकार से खेती बाड़ी करके वे अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्राथमिक व्यवसायों का जिसके अंदर आबादी मैक्सिमम आबादी जो है वो इसके अंदर संलग्न है। चलिए आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट वित्तीय व्यवसाय